हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होपिंग कि सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, भले होंगे और अपने घर पर होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अपने पिछले क्लास को कंटिन्यू करेंगे और जो कंसंट्रेशन मेथड्स था उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो इसके पहले वाले क्लास में पार्ट 3 में वी हैव डिस्कस्ड अप टू द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। अब इसके आगे भी कुछ मेथड्स हैं टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। लेट्स स्टार्ट। बिना टाइम गवाए हुए हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो आफ्टर द डिस्कशन ऑफ मोलैरिटी हम लोग एक दूसरा मेथड पढ़ेंगे टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। जो लोग हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग जो है पिछला वीडियो जरूर देख लेंगे, जिससे कि ये इस क्लास को वो कनेक्ट कर सके, क्योंकि ये पूरा एक सॉल्यूशन का सीरीज चल रहा है। तो सीरीज में आप जब तक जो है प्रीवियस वीडियोस जो है नहीं देखते तो अगले वीडियो से आप जो है उसको कनेक्ट नहीं कर पाते हो। तो दिस इज द नेसेसिटी व्हाई यू हैव टू सी द प्रीवियस लेक्चर्स। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। आज हम लोग एक नया टॉपिक जो है देखेंगे कंसंट्रेशन में, मोलैलिटी। MOLALITY, मोलैलिटी। बच्चों, तो मोलैलिटी क्या है? देखो, मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों थोड़ा सा सेम प्रोनाउंसिएशन के हैं, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। देखते हैं क्या डिफरेंस है। तो एक एक पॉइंट हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो जो मोलैलिटी है, इट इज एक्सप्रेस्ड एज स्मॉल m, और जबकि मोलैरिटी को जो है कैपिटल M से दिखाते हैं। मोलैरिटी को कैपिटल M से दिखाते हैं। डेफिनेशन इसका क्या बनेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। यहां तक तो वो उसी के जैसा है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो बच्चों ध्यान से देखो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यहाँ पे भी है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे क्या देखना है? सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में एक्सप्रेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोलैरिटी में हम लोग रखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और मोलैलिटी में रखते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो बच्चों को पता होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी अपने को कैलकुलेट करने आता है, और यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट किस में रखना है? मास ऑफ सॉल्वेंट रखना है किलोग्राम में। ठीक है, तो पर किलोग्राम हाउ मच नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, दैट इज एक्सप्रेस्ड एज मोलैलिटी। सिंपल सा मतलब है कि पर किलोग्राम सॉल्वेंट में, याद रखो सॉल्वेंट, जब भी हम मास ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करेंगे तो वी हैव टू डिडक्ट द मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम द सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम जब कैलकुलेशन करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो अपने को डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। इसको फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे बच्चे? मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैलिटी
ठीक है, स्मॉल m, ठीक है, ऑफ अ सॉल्यूशन कैसे दिखाएंगे? m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किस में रहेगा? इन kg। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मास ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है और वो ग्राम में दिया है या किसी और यूनिट में दिया है, देन फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दैट गिवन मास इनटू किलोग्राम। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, मोलालिटी कैलकुलेट करने के लिए अपने को ये दो डाटा चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, और मास ऑफ सॉल्वेंट किस में चाहिए? किलोग्राम में चाहिए। तो बच्चे हम क्या करेंगे कि इफ द मास ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन इन समथिंग डिफरेंट यूनिट, देन फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम दैट डाटा वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, and then we have to calculate the number of moles, and then we have to put in the formula and we can calculate the molality, very simple one। तो कभी कभी जो है न्यूमेरिकल में जो है डाटा सीधे दिया रहता है कि इतना मोल है और इतने किलोग्राम सॉल्वेंट में है या इतने मास में है, तो बहुत आसान हो जाता है, वो रेडीमेड हो जाता है एक तरह से आप लोगों के लिए, सीधे जो है फॉर्मूले में पुट किए और निकाल लिए। लेकिन ज़्यादातर टाइम बच्चे आपको मिलेगा डाटा डायरेक्ट नहीं दिया रहता है, डाटा डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा, तो ऐसे केस में फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द रिक्वायर्ड डाटा एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन से आप लोगों की जो है मुलाकात होगी, एंड स्पेशली इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एग्जैक्टली सीधे डाटा नहीं देगा, वो क्या करता है थोड़ा बहुत जो है डाटा को इनडायरेक्टली देता है और उस इनडायरेक्ट डेटा से हम लोग कैलकुलेट करते हैं मोलालिटी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इन सब चीज़ों को जो है इसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो ये है मोलालिटी का डेफिनेशन। एंड देन देखो बच्चों, इसमें ध्यान देने वाली जो बात है वो है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट अगर केजी में है तो ठीक है, और अगर मास ऑफ सॉल्वेंट इसमें नहीं है तो उसमें अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूँ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ जो है, एक एग्जांपल लेते हैं और आप जो है इसको समझ जाएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। सपोज देयर इज ए क्वेश्चन, a solution of anhydrous sodium carbonate, anhydrous sodium carbonate मतलब Na2CO3 की बात कर रहे हैं। anhydrous sodium carbonate having 1.325 ग्राम, ठीक है, of it dissolved in dissolved in 250 ग्राम of water, 250 ग्राम of water, ठीक है। देन मोलालिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मोलालिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बच्चे क्वेश्चन है, एक सॉल्यूशन है जिसमें एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, कैसा एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट का कितना ग्राम है? 1.325 ग्राम है। कितने ग्राम वाटर, सीधे सीधे देखो मास दे दिया है इसका, इतना ग्राम वाटर में डिसॉल्व है, तो मोलालिटी क्या होगा? ठीक है बच्चे,
तो मोलालिटी इसका निकालने के लिए सबसे पहला काम हम लोग जो फॉर्मूला है उसका यूज करेंगे। तो चलो बच्चे करते हैं इसको जो है, ये केवल आपको मोलालिटी जो है मैं समझाने के लिए कर रहा हूं कि अगर इफ द मास ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन इन ग्राम देन वी हैव टू कन्वर्ट दिस ग्राम इनटू किलोग्राम। तो कैसे करेंगे बच्चे, देखो मोलालिटी इज इक्वल टू जो है सीधे सीधे पहले हम लोग फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला एक बार दो बार लिखने से वो याद हो जाता है। तो मोलालिटी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इन केजी, ये इतना लिख लेते हैं। अब बच्चे नंबर ऑफ मोल्स अपने को कहां से मिलेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स आप जानते हो मास, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट कितना दिया था 1.325, आई होप ये दिया था 1.325 ग्राम, ठीक है, 1.325 ग्राम अपॉन मोलर मास। तो बच्चे आप कैलकुलेट कर लेना, इसका मोलर मास आएगा 106, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है, ये तो हो गया नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद क्या करते हो, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो बच्चे मास कितना दिया है 250 ग्राम दिया है, तो उसको क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे किलोग्राम में, ठीक है। तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे। तो ये आपको क्या मिलेगा बच्चे, वी कैन राइट इट एज 1.325 अपॉन 106 मल्टीप्लाइड बाय, ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये ऊपर चला जाएगा, अपॉन 250। आप बच्चे इसको कैलकुलेट करना, ये 4 हो जाएगा और फाइनली आपको मिलेगा 0.05 मोल पर केजी। तो देखो क्या किया गया, ये केवल आपको जो है समझाने के लिए कि कैसे जो है आप मास ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में है तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या किया गया, ये तो हो गया पूरा टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब इसी को रीअरेंज करके जो है मोलालिटी निकाल लिया गया। तो दिस इज द मोलालिटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन। ओके, तो हमेशा याद रखेंगे कि जो डाटा दिया है उसको करेक्ट जो है यूनिट में अपने को जो है पुट करना है, अदरवाइज कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा। तो दिस इज अबाउट मोलालिटी, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। एक बार दो बार जो है खूब अच्छे से बोल लेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा, दूसरे को समझाओगे कि मोलालिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये रहा मोलालिटी बच्चों, ठीक है। मोलारिटी और मोलालिटी में डिफरेंस क्या है, मोलालिटी में हम लोग मोलालिटी में हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी यूज करते हैं। मोलारिटी में क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉल्यूशन जो है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर यूज करते हैं, ठीक है। ये तो डिफरेंस है थोड़ा सा, बाकी डिफरेंसेस अभी आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मेथड जो है, नेक्स्ट मेथड है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन, इसे कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। तो चलिए बच्चों मोल फ्रैक्शन देखते हैं। इसको हम लोग इनडायरेक्टली चलते हैं, डिफाइन करते हैं कैसे, देखो सपोज there is a solution consisting of 3 components say as A, B and C,
ठीक है। तो बच्चे ये आपके ऊपर है, आप 4 कंपोनेंट लिखना चाहते हो आप 4 लिखो, 2 लिखना चाहते हो 2 लिखो, लेकिन एक कभी नहीं, ठीक है, क्योंकि एक लिखोगे तो सोल्यूशन नहीं होगा। तो मान लेते हैं कि एक कोई सोल्यूशन है जिसमें कितने कंपोनेंट हैं, 3 कंपोनेंट, ठीक है, एंड masses of components are WA for A, WB for component B, WC for कंपोनेंट सी। तो ये हो गया इसके मासेस, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स अगर आप निकालना चाहो तो इसके लिए हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स, ये हो जाएगा Na, Nb एंड Nc रिस्पेक्टिवली। तो बच्चे ये जो तीनों कंपोनेंट है सॉल्यूशन के, इसका मास क्या है WA, ठीक है, WA फॉर कंपोनेंट A, WB फॉर कंपोनेंट B एंड WC फॉर, वेयर इज WA, WB एंड फॉर कंपोनेंट C WC होगा, ठीक है, WC फॉर कंपोनेंट C WC हो जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स एज्यूम कर लेते हैं, कंपोनेंट A के लिए Na है, कंपोनेंट B के लिए Nb है, कंपोनेंट C के लिए Nc है। जितने सिंपल तरीके से आप सोच सकते हो उतने सिंपल तरीके से सोचो, उतनी सिंपली ये समझ में आएगा। कोई एक सॉल्यूशन है जिसमें 3 कंपोनेंट है A B C, ये 3 कंपोनेंट्स हैं, इनके जो मासेस है सॉल्यूशन में WA, WB और WC, ठीक है। कंपोनेंट्स के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं Na है, Nb है और Nc है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, मैं ऊपर इरेज कर रहा हूं इसे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा Na प्लस Nb प्लस Nc। टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल number of moles present in solution, ये हो जाएगा बच्चे इज इक्वल टू Na प्लस Np प्लस Nc, यहाँ लिख देते हैं Nt, ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इतनी बातें अगर अपने को पता है, ठीक है, तब हम कैलकुलेट कर लेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट। यहां आगे इसको कंटिन्यू करते हैं सेंटेंस को, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट कैन बी गिवन एज। मोल फ्रैक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे बच्चे, ऐसे, अगर इतनी बातें पता है तो मान लेते हैं मोल फ्रैक्शंस को काई ए पढ़ेंगे, काई ए इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन, इसको शॉर्ट में भी लिखेंगे, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। और बहुत आसानी से इसको लिख लेंगे, ये हो जाएगा Na, आई होप उधर नहीं दिखेगा, दिस इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A आ गया। इन द सेम वे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B, मोल फ्रैक्शन ऑफ component B, in the same way mole fraction of component B, chi B is equal to
काई बी इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चे एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। इन द सेम वे काई सी इक्वल टू मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट सी काई सी इक्वल टू ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, तो ये सी हो जाएगा अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ऐसे हो जाएगा। ये काई ए काई बी काई सी हो गया। तो अल्टीमेटली देखो एक कंक्लूजन क्या निकला कि जिस भी कंपोनेंट का अपने को मोल फ्रैक्शन निकालना है, कैलकुलेट करना है, उस कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स जो है वो न्यूमरेटर में होगा एंड रेस्ट टोटल नंबर ऑफ मोल्स वो डिनोमिनेटर में होगा। तो इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं बच्चे, आप लोग पॉज करके लिख लेना। इन जनरल क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, एनी कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन of any component chi equals to number of moles of that component divided by total number of moles present in the solution। ठीक है, जिस भी कंपोनेंट का अपने को मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है उसका नंबर ऑफ मोल्स जो है रखेंगे न्यूमरेटर में एंड रेस्ट टोटल नंबर ऑफ मोल्स कहाँ रखेंगे, डिनोमिनेटर में। तो ये तो रहा मोल फ्रैक्शन को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। बच्चे एक इंटरेस्टिंग बात देखो, फ्रैक्शन का मतलब अगर आपको समझ में आता है फ्रैक्शन, ठीक है, तो इसे भी आप जो है वही फ्रैक्शन है जो फ्रैक्शन आप समझते हो कि किसी का कितना फ्रैक्शन किसी टोटल में है, ठीक है, किसी का कितना फ्रैक्शन किसी के टोटल में है, वन में है। ओके, इसे इरेज करते हैं, आगे चलते हैं। चलिए अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एक सर्किल बनाते हैं। एक सर्किल है बच्चे, चलो इस सर्किल को जो है 4 पार्ट में कर दिया गया, ठीक है, तो हर एक पोर्शन इसका 1/4 फ्रैक्शन होगा। अब इसको हमने शेड कर दिया, ये रेड शेडिंग है, ठीक है, ये येलो शेडिंग है, येलो शेडिंग, और ये बच्चे व्हाइट शेडिंग है, ठीक है, और ये इस तरह से शेडिंग है, चलो मिक्स कलर है ये। अब बच्चे अगर आपसे कोई पूछे कि रेड शेडिंग कितना है तो 1/4 फ्रैक्शन है इसका, ये मिक्स्ड शेडिंग कितने का, कितना फ्रैक्शन है इसका, 1/4 फ्रैक्शन है। ये व्हाइट शेडिंग कितने का है, 1/4 फ्रैक्शन है। येलो शेडिंग कितना है, 1/4 फ्रैक्शन है इसका। इस टोटल का कितना है, 1/4 फ्रैक्शन, ठीक है। अब ये जितने फ्रैक्शंस हैं, रेड फ्रैक्शन प्लस येलो फ्रैक्शन प्लस व्हाइट फ्रैक्शन प्लस मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये टोटल मिला के अगर सबको ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, सभी फ्रैक्शंस को अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना होगा बच्चे, देखो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1। तो जितने फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, चाहे जितना फ्रैक्शन कर दे, मान लो इसमें 2 4 6 और फ्रैक्शन कर दे, तो सभी फ्रैक्शंस को हम ऐड करेंगे तो मिला के क्या होगा, 1 एक कंप्लीट सर्कल ही बनाएगा, एक कंप्लीट सिस्टम ही बनाएगा। किसी एक सिस्टम को हम कई पार्ट में डिवाइड कर दे तो हर पार्ट उसका जो है एक फ्रैक्शन कहा जाएगा, और उन सभी फ्रैक्शंस को अगर हम फिर से ऐड करें तो फिर से अपने को क्या मिलेगा, वही एक कंप्लीट सिस्टम मिलेगा, 1 मिलेगा। ओके, इन द सेम वे किसी सॉल्यूशन में चाहे जितने कंपोनेंट हो, किसी सॉल्यूशन में चाहे जितने कंपोनेंट हो, उन सभी कंपोनेंट्स का जो मोल फ्रैक्शन होता है
उसका सम टोटल 1 होता है, उसका सम टोटल 1 होता है। तो इन द गिवन एग्जांपल, जो एग्जांपल हम लोग लेके चले हैं, ठीक है, जो एग्जांपल हम लेके चले हैं उसके लिए बच्चे क्या हो जाएगा, काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी इज इक्वल टू 1। काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी इज इक्वल टू 1। अब इनका वैल्यूज रख देंगे जहां भी निकालना होगा, तो इसका 1 हो जाएगा। तो चालाक बच्चे क्या करते हैं, अगर बाइनरी समीकरण है तो उसमें एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे और दूसरे का निकालने के लिए 1 से माइनस कर देंगे। और मेहनती बच्चे क्या करते हैं, वो दोनों का कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब आपको डिसाइड करना, आप चालाक हो कि मेहनती हो, ठीक है, जैसा भी आपको समझ में आए वैसा करना। अगर 3 कंपोनेंट का है तो 2 का कैलकुलेट करेंगे और दोनों को सम करके और 1 से डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो मिल जाएगा अपने को क्या, मोल फ्रैक्शन। अच्छा बच्चे, इसी को अगर हम n कंपोनेंट हो जाए तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डैश 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 प्लस n इज इक्वल टू 1 व्हाटएवर इज द नंबर ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, सबका सम क्या होगा, 1 होगा। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो ये रहा मोल फ्रैक्शन। इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग जैसे ही ये टॉपिक क्लियर करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, आराम से धीरे धीरे समझ के चलो आप जो है, क्योंकि अगर आप बेसिक से गए तो ये मान लो जो है कि आप सबसे गए। अगर आप बेसिक्स आपका क्लियर नहीं है तो आप भूल जाओ कि आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को फ्रेम कर पाओगे। ठीक है, तो बेसिक्स आपका जितना स्ट्रांग रहेगा आप उन क्वेश्चंस को उतने ही इजीली टैकल कर पाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज द पार्ट्स पर मिलियन। ये मोल फ्रैक्शन के बाद है, तो नेक्स्ट मेथड है दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, इसको पीपीएम भी बोलते हैं। ठीक है, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन।